बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4। ये एक अहम चैप्टर है स्टूडेंट। इसमें एक ऐसा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में जो कि डेटाबेस में रीढ़ की हड्डी का काम करता है, यानी कि डेटाबेस की बैकबोन है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ये जो की वाला टॉपिक है डेटाबेस का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन। इस चैप्टर में हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इसके अंदर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे या इसके मेजर की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है डेटा इंटेग्रिटी। आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था। इसके अंदर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का एक टॉपिक था और मैंने आपको बताया था कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के अंदर था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन या फिर फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमने ये चीज़ किसके अंदर पढ़ी थी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हमने जब डिज़ाइनिंग पढ़ी थी तो उसके अंदर एक डिज़ाइन था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा था फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का टॉपिक था। उसके अंदर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में हमने देखा था इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होते हैं वो करेक्ट होने चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा से मुराद होता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है कंस्ट्रेंट्स, ये आगे भी यूज़ होगा और आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको इसका उर्दू में मायने बता रही हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा। कंस्ट्रेंट से मुराद होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि शराइत व ज़वाबित, यानी कि कोई लिमिट्स अप्लाई कर देना, ठीक है, कोई शराइत लगा देना, कोई रूल्स को अप्लाई कर देना, या इन सब चीज़ों को हम कहते हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास बेसिकली वो है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड नॉर्मलाइजेशन पर ही है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बेसिकली इससे मुराद है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ठीक है। ये रिलेट करता है कि आपके पास क्वालिटी ऑफ डेटा क्या है, ये मेंटेन करता है आपके इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वो कंस्ट्रेंट्स रूल्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं आपके डाटा को कंसिस्टेंस और करेक्ट रखने के लिए। क्योंकि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर और वो बहुत से ऐसे सेवरल मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने डेटाबेस के ऊपर डेटा इंटेग्रिटी को अप्लाई कर सकें। Integrity rules can make sure that the same employee ID is not assigned to the multiple employees, ठीक है। तो इसमें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स से मुराद यही है कि अगर आप एक जगह कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो उसका लिंक आपके पास होना चाहिए ताकि बाकी जगह पर भी ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाए। अगर आप एक चीज़ एक जगह से डिलीट कर रहे हो तो वो बाकी दूसरी जगह पर भी आपका डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा था जब हम लोगों ने डेटाबेस वाला स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 किया था, तो उसके मकासद में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अच्छा स्टूडेंट, इसकी ना 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और दूसरा हमारे पास होता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये देखें, एक होता है हमारे पास एंटिटी इंटेग्रिटी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब एंटिटी इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं उनकी कोई लिमिट होती है। ये अप्लाई होता है प्राइमरी की के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई होता है? जिसकी मैं बात बता रही हूँ एंटिटी इंटेग्रिटी की, ये अप्लाई होता है प्राइमरी की के ऊपर। इसमें प्राइमरी की जो वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि कुछ भी नहीं होनी चाहिए। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक होता है नल और एक होता है ज़ीरो। तो नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं और ज़ीरो का मतलब होता है कि कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई है एंटिटी इंटेग्रिटी में। सेकंड हमारे पास है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हमारे पास क्या होते हैं? ये भी हमारे पास कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ रूल्स कंडीशंस होती हैं
इसमें ये कहा जाता है जो फॉरेन की है उसका जो पेरेंट टेबल होता है उसमें प्राइमरी की मस्ट मैच होनी चाहिए जो टेबल आप फॉरेन की में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो तीसरा कोई केस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि जो टेबल आपने बनाया है उसमें जो प्राइमरी की है वो ऐसे पेरेंट टेबल यूज़ होगी, और जो दूसरा टेबल है जिसमें प्राइमरी की को दूसरे टेबल में आप ऐसे फॉरेन की यूज़ कर रहे हो वो उसका चाइल्ड टेबल होगा। तो इन दोनों की आईडी मस्ट मैच होनी चाहिए, मस्ट मैचिंग नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको इस चीज़ का लाजमी डिस्कस मतलब ख्याल रखना है, अदरवाइज़ जो है वो ये रूल्स डाटा पर अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, इसमें ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इसमें ये एक दो पॉइंट्स और दिए हुए हैं। इसमें देखें वो कहते हैं कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के बारे में मैं आपको मज़ीद बता देती हूँ। इफ़ वैल्यू एंटर्ड इन द फॉरेन की field of the child relation must exist in the primary key field of the parent relation। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। record can not be deleted from a child relation if matching records exist in the primary parent relation। मतलब कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो अगर चाइल्ड में भी वो आईडी यूज़ हो रही है और पेरेंट में भी यूज़ हो रही है। तो प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन द पेरेंट रिलेशन इफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द चाइल्ड रिलेशन। देखिए जैसे इन्होंने ये आपके पास एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में पेरेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन के बारे में बताया हुआ है कि ये जो प्राइमरी की है रोल नंबर की, ये आपके पास चाइल्ड रिलेशन में आकर एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। तो आप अगर यहाँ पर कोई चेंजिंग कर रहे हो तो यहाँ पर चेंज करना ज़रूरी है, अगर यहाँ चेंजिंग करो तो इसको भी ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए। ये इसके कुछ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन से पहले जो है कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। उसमें हमारे पास ये फर्स्ट दी हुई है सिनोनिम, फिर आपके पास है होमोनिम, रिडंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। अब सिनोनिम से क्या मुराद होता है, ये प्रॉब्लम की एक टाइप होती है। ये कब अकर होती है, व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम एट्रीब्यूट। मतलब कि दो सेपरेट नेम्स हैं जिनको आप सेम एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, हम कॉलम्स को कहते हैं, हम फील्ड्स को कहते हैं, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास एंटिटी की। तो यही कहते हैं कि अगर नेम ऑफ एट्रीब्यूट सेम होंगे तो क्या होगा, इस रिलेशन में सिनोनिम्स आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको दी हुई है कि आइटम में आइटम नंबर, कलर और सप्लायर कोड है। इस तरह से अगर सप्लायर का एक टेबल बनाते हैं तो इसमें सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम है। अब देखिए सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड सेम एट्रीब्यूट रख रहे हैं लेकिन उनको यहाँ पर डिफरेंट नेम्स के साथ यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम सिनोनिम की हमारे पास आ जाती है। सेकेंड हमारे पास होता है होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है कि एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है रिलेशन की, तब अकर होती है जब सेम नेम यूज़ होते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में। अब सेम नेम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में किस तरह से यूज़ होते हैं, तो ये देखिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कस्टमर आईडी कस्टमर नेम है। इस तरह से सप्लायर का एक टेबल है जिसमें सप्लायर आईडी और कंपनी नेम है। देखिए कि सप्लायर नेम और कंपनी नेम, तो ये आपके पास क्या होगा कि आपके पास सेम नेम होगा और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम अकर करेगी, ठीक है। ये आपके पास जो होमोनिम है ये भी एक प्रॉब्लम अकर करेगी, इस वजह से इसको भी करेक्ट करना होगा। एक बार एक प्रॉब्लम है हमारे पास रिडंडेंसी। रिडंडेंसी तो आपको पता ही है कि जिसमें आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ आ जाती हैं, ठीक है, डुप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो रिडंडेंसी एक टाइप है आपके पास रिलेशंस की, तब अगर होती है जब सेम इन्फॉर्मेशन होती है अननेसेसरी स्टोर होती है डिफरेंट वेज पर, वही मल्टीपल कॉपीज़ का आ जाना, डुप्लीकेशन का आ जाना। जैसे एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय नेम, आईडी और डेट ऑफ बर्थ, एज। अब जब आप एज का एट्रीब्यूट दे रहे हो, एज का कॉलम फील्ड दे रहे हो, तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके पास दोनों कॉलम में स्पेस कंज्यूम भी होगा और ये रिडंडेंसी का आपके पास फैक्टर क्रिएट करेगा। तो एक प्रॉब्लम आपके पास ये है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये आता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। इससे मुराद क्या होता है कि इसमें ये प्रॉब्लम तब अकर होती है किसी भी रिलेशन में, रिलेशन टेबल्स को कहते हैं। मैंने ये बात आपको बताई थी कि आपके पास टेबल्स के कितने नेम्स होते हैं, एंटिटीज़ के कितने नेम्स होते हैं, रिकॉर्ड, फाइल, इन सब के डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो जहाँ पर जब डिफरेंट नेम्स यूज़ हो रहे हैं तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास तब अकर्स होते हैं जब आपके पास क्या हो, विद द एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू आर स्पेसिफाइड येस एंड नो।
यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि एक से बिलोंग करे तो दूसरा जिससे भी बिलोंग कर सकता है। मतलब आप यहाँ पर येस और नो में या ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज़ को नहीं दे सकते। लेट्स सपोज क्यों कहते हैं एम्प्लॉय आईडी मैरिड है या सिंगल है। अब देखिए मैरिड और सिंगल को आप ना तो ट्रू कर सकते हो, एट द सेम टाइम ना ही आप फॉल कर सकते हो, ठीक है, फॉल्स कर सकते हो। तो प्रॉब्लम्स अगर इफ़ येस इज सिलेक्टेड इन बोथ एट्रीब्यूट्स एज ए पर्सन कैन नॉट बी मैरिड एंड सिंगल एट द सेम टाइम, द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय मैनी यूजिंग वन एट्रीब्यूट मास्टर स्टेटस। तो ये जो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं ना मैरिड के लिहाज से, तो इसलिए आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं ये आपको पता होनी चाहिए, आपने इसको याद भी करना है। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसमें हमने डेटा इंटीग्रिटी को देखा, इसकी 2 टाइप्स के बारे में देखा, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या होते हैं और कुछ इनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। बेटा यही आपकी होम असाइनमेंट है और ये आपने आज ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी इस तरह से मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।